हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे जो कि सीबीएसई, एनटीएससी एंड ओलंपियाड्स इन तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे कि लाइफ प्रोसेस के जो चैप्टर्स में रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आया, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ना। देयर आर मेनी सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो उन सब का कोऑर्डिनेशन होना, कंट्रोल होना, ये सब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट मूवमेंट, प्लांट हार्मोन्स, ये सब पढ़ेंगे। देन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसमें कि हम एनिमल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम। Okay, so these are the topics which we are going to cover in this whole chapter. आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को डिटेल में कवर करेंगे। चलिए, तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाई द बॉडी एंड एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इट। सो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड होना इसलिए जरूरी है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हम लोग ने इनटेक फूड लिया, ठीक है, फूड लिया तो उसका डाइजेशन होना भी जरूरी है। डाइजेशन होता है तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो रेस्पिरेशन सिस्टम भी अच्छे से काम करना चाहिए। फिर ब्लड वेसल्स का भी काम अच्छे से होना चाहिए। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सब हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ओके, इसके साथ साथ बाहर के एनवायरनमेंट से भी हमें कोऑर्डिनेशन करना होता है। हमें कितने भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उन सब के लिए कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है। सो देयर इज अ डेफिनेशन गिवन हियर। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact and complement the functions of one another, that is known as the coordination. ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप टेबल पे देखा कि भाई हमारे लिए कोल्ड कॉफी का ग्लास रखा हुआ है। सो देन यू मूव फॉरवर्ड, आप जाते हैं अपने टेबल पे, फिर उसको आपकी आंख ने देखा, ओके, योर आईज परसीव दैट समथिंग इज देयर फॉर अस। ओके, तो आप टेबल पे गए, आईज की तरफ से देखा, आपके लेग्स ने मूवमेंट किया, ठीक है, और फिर आपने हाथ से उसको उठा के फिर पी लिया। सो दिस इज व्हाट ऑल द कोऑर्डिनेशन स्टेप्स ऑफ द बॉडी विद outside world. Okay, so all these actions have to be coordinated in such a manner that they follow a particular sequence and the action is completed. Okay, so this is like control and coordination. Whatever the system or whatever the basically other kind of the systems present in our body, and how that whole system with the body plus outside the environment, how they react, that all come under the control and coordination. Okay, this is the intro. Next comes to the coordination in plants. उससे पहले मैंने जो बोला, सिमिलर मैकेनिज्म इज आल्सो नीडेड फॉर इंटरनल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से काम करने चाहिए, तभी वो जो पर्सन है वो हेल्दी कहला जाएगा। यदि कोई सिस्टम में कुछ भी थोड़ा सा एरर हुआ तो हमें डिजीज हो जाती है, ठीक है। सो देयर आर 2 modes ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। हम ह्यूमंस की बात करें तो, ठीक है, ह्यूमंस की बात करें तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम मिलके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। बट प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। तो प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, तो वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, हम देखते हैं। So coordination in plants. So plants have neither nervous system nor muscles, but they still respond to the stimulus. Stimuli क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल जो हमको मिलता है ना, लाइक कोई भी एक्सटर्नल इनपुट है ना, हमें किसी ने टच किया, किसी ने पिंच किया, टेम्परेचर चेंज हुआ,
या फिर टेम्परेचर में ज्यादा हुआ कम हुआ, तो दीज आर स्टिमुलाई। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में जो भी कोई आपको एक्शन देता है उस एक्शन के अगेंस्ट कैसे रिएक्शन होता है, तो प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो प्लांट शो मूवमेंट थ्रू देयर ऑर्गन। सो बेसिकली हमें एक चीज तो पता है कि प्लांट्स आर इमोबाइल, दे डू नॉट मूव। तो वो अपना मूवमेंट कैसे शो करते हैं, दे शो देयर मूवमेंट थ्रू देयर ऑर्गन्स। सबने देखा है कि हमने एक सीड ग्रो किया, फिर हम देखते हैं कि धीरे 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 हमारा सीड से पहले सीड मतलब छोटे छोटे से प्लांट बना, फिर बड़ा हो गया। ओके, उसका स्टेम ग्रो कर रहा है, उसकी लीव्स ग्रो कर रही है, तो दिस इज द मूवमेंट शोन बाय द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर आई सेड कि न्यूरॉन सिस्टम नहीं होता, बट दे डू हैव हार्मोन्स। तो वो हार्मोन्स के हेल्प से कोऑर्डिनेट करते हैं और ग्रोथ शो करते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट ऐसा नहीं है कि प्लांट आपने यहाँ उगाया, फिर आपने मॉर्निंग दिस इज योर ट्री और मॉर्निंग में आपने इसको यहाँ देखा, ये 1 पोजीशन ये 2 पोजीशन। नो, प्लांट मूवमेंट शो करते हैं देयर बाय देयर ऑर्गन्स, स्टेम से, लीव से, रूट से, इन सब से उनका मूवमेंट शो होता है। और प्लांट मूवमेंट शो करते हैं 2 टाइप से। ओके, ट्रॉफिक मूवमेंट एंड दी नेस्टिक मूवमेंट। अब ये क्या होता है भाई, तो बेसिकली ट्रॉफिक मूवमेंट्स आर द डायरेक्शनल मूवमेंट और जिसमें की ग्रोथ दिखती है। प्लांट की किसी भी पार्ट की ग्रोथ दिखेगी, लाइक आपको लीफ की दिखेगी, स्टेम की दिखेगी, रूट की दिखेगी। ओके, दैट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज द नेस्टिक मूवमेंट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ movement which is going to show the growth. Okay, so this is dependent on growth, independent of growth. Okay, तो हम हर एक जो ये मूवमेंट है हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दी ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट I said it's a dependent on growth, ये ग्रोथ शो करेगा। ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब कि जहां से स्टिमुलाई आ रहा है, स्टिमुलाई मतलब जो उसको एक्शन करने को बोलेगा, भाई अब तुम्हें रिएक्ट करना है। ओके, तो स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, लाइक लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, ओके, लाइटिंग नहीं, केमिकल हो सकता है। ओके, सो ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट, जो कोई भी प्लांट पार्ट उसको परसीव कर रहा है, उसको जो स्टिमुलस मिल रहा है, वो यदि उसकी तरफ ग्रो कर रहा है तो दैट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ओके, और जो प्लांट पार्ट उस स्टिमुलाई के अपोजिट में ग्रोथ कर रहा है, सो दैट इज द नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ओके, नेगेटिव ट्रॉपिज्म ये आपको अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स 5 टाइप्स के होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। बेसिकली आप हमेशा बायो में एक चीज याद रखिए कि आप चीजों को ब्रेक करके पढ़ेंगे ना, इजीली समझ में आएगा। मैं इसको यहां से ब्रेक करती हूँ। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट। ओके, फोटो मीन्स लाइट, तो ट्रॉपिज्म मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में। जियो में क्या मतलब होता है, ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। कीमो मीन्स केमिकल, हाइड्रो मीन्स वाटर, एंड थिग्मो मीन्स टच। ओके, हो गया, इजीली लर्न। फोटो लाइट, फोटो खींचते हैं ना, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो हम फर्स्ट स्टडी करते हैं फोटोट्रॉपिज्म। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज द फोटोट्रॉपिज्म। डेफिनेशन कंप्लीटेड। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सिंपल है कि आपने देखा ये आपका एक शूट है, ये आपका सन है, ठीक है, सूरज की रोशनी इसे मिलती जा रही है, तो थोड़े दिन बाद देखते हैं कि भाई ये तो अपनी हाइट इंक्रीज कर दिया, ये शूट बनाया है मैंने ना, शूट बनाया है, हाइट ग्रो कर दिया, लीफ आराम से अच्छे से ग्रो हो रही है, खाना बना रही है, ठीक है। सो स्टेम क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, पर रूट कभी भी
किसके, लाइट की तरफ नहीं ग्रो करती है, अपोजिट ग्रो करती है, लाइट की तरफ ग्रो नहीं करती है, अपोजिट ग्रो करती है. सो रूट शो द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. ओके, क्योंकि रूट आपका कहां पर प्रेजेंट है, यहां नीचे प्रेजेंट है. समझ में आया, ये कहां प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है. ओके, सो रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम जियोट्रॉपिज्म की, ग्रेविटी के थ्रू. ओके, सो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. आपको मैंने ब्रेक डाउन करना सिखाई दिया था. जियो मीन्स होता है ग्रेविटी. ओके, तो जो प्लांट पार्ट ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्ड करके ग्रोथ शो करते हैं, दैट इज नोन एज दी जियोट्रॉपिज्म. तो सिंपल है कि हमें पता है हमारा जो ये रूट है प्लांट का, वो किसकी तरफ ग्रो करता है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है. ओके, सो दे शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. रूट शो दी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. और जो ये शूट है, ये हमारा शूट है. ठीक है, तो ये शूट कहां ग्रो कर रहा है, अपोजिट टू दी ग्रेविटी. तो ये क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. ओके, ये क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म की, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल. तो मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेती हूँ इधर, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में वो हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे. तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ दे देती हूँ कि जो प्लांट पार्ट होता है ना, फीमेल वाला, दिस इज फीमेल पार्ट. दिस इज द फीमेल पार्ट. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल. ओके, यहां पे पोलन ग्रेन आके गिरते हैं. तो और यहां पे क्या होता है, ओव्यूल होता है. और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग होता है. ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग होता है. तो जो ये पोलन ग्रेन है ना, वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है इनसाइड दी पिस्टिल. मैं इसको और क्लियर बनाती हूँ. दिस इज नॉट वर्किंग, 1 सेकेंड. तो हम दोबारा ड्रॉ करते हैं अच्छे से. ये रहा हमारा फीमेल पार्ट फ्लावर का. ठीक है, दिस इज दी पिस्टिल. यहाँ पे आके क्या है, यहाँ प्रेजेंट हुआ, पोलन ग्रेन गिर गए. तो ये जो पोलन ग्रेन है वो एक ट्यूब बनाएंगे, दैट इज नोन एज दी पोलन ट्यूब. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल. तो ओव्यूल के अंदर जो एग प्रेजेंट है, उसके अट्रैक्शन पे पोलन ट्यूब यहां आती है. ओके, सो द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इज कम अंडर द कीमोट्रॉपिज्म. कि जो पोलन ग्रेन गिरा है, उससे पोलन ट्यूब बनी, और पोलन ट्यूब के अंदर क्या जा रहा है, मेल गैमीट जा रहा है. मेल गैमीट किससे मिलने जा रहा है, फीमेल गैमीट से मिलने जा रहा है, जैसे कि वो फ्यूज हो जाए, और वो फ्यूज होके क्या बना ले, जायगॉट बना ले. सो दैट ट्रॉपिज्म वो किस अट्रैक्शन से हो रहा है, वो केमिकल के अट्रैक्शन से हो रहा है. ओके, सो दिस इज नॉन एज द कीमोट्रॉपिज्म. फाइन. नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म इज शोन बाय द रूट. जब कभी भी whenever the unwanted chemicals are present inside the soil area, so sometime root changes its direction. Okay, so that they can't damage the whole plant. So that is the negative chemotropism. Okay, जब कभी भी soil में unwanted chemical present होता है, okay, unwanted chemical present होता है, so they just turn the direction of the root. That is the negative chemotropism, means away from the chemical. Okay, then comes to the hydrotropism. Hydro means water. तो water के response में जो show होता है, that is known as the hydrotropism. और हमें सिंपल सा पता है कि हमेशा हमारी रूट पानी की तरफ, क्योंकि हम जब कभी भी क्या करते हैं, पानी देते हैं ना आपके घर में पॉट में, so we are giving to the water here. Fine, this is the leaf of our plant. हम पानी यहाँ पे देते हैं तो हमारा प्लांट ग्रो करता है अच्छे से. ओके, दैट इज रूट्स ग्रो टूवर्ड्स दी
water. There is a statement, hydrotropism is stronger than the geotropism. Okay, how? I'm showing you here an example. Just आपका कोई बहुत बड़ा सॉइल का कंटेनर है, इसमें आपने आपका अच्छे से ये आपका जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, दिस इज द लेयर, फाइन. तो फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस व्हाट वी डिड, वी पुट अ टम्बलर विद वाटर हियर, फाइन, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा पोर कर दिया है ना, एक छोटा सा पिंच है उस वेसल में, और उससे पानी नीचे गिरा जा रहा है, उससे पानी नीचे गिरा जा रहा है. तो थोड़े दिन बाद क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये जो रूट है वो कहाँ ग्रो कर रही है, टूवर्ड्स दी वाटर ड्रॉपलेट, वो ग्रेविटी की तरफ नहीं जाके कहाँ ग्रो कर रही है, वाटर ड्रॉपलेट की तरफ ग्रो कर रही है. सो दैट्स व्हाई हाइड्रोट्रोपिज्म इज स्ट्रॉन्गर देन दी जियोट्रोपिज्म. Okay, so this was the fourth one. The last one is the thigmotropism in response to contact or support. तो बेसिकली ये किन में देखा जाता है, जिन प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होता है ना वो वीक होता है ना, तो दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो देयर प्लांट वेरी वेल. सो बेसिकली pea plant climb upon the other plant by tendril. Either other plant होता है या support होता है. Okay, so basically this is your leaf plant. So they form a tendril, and tendril coil towards this support. Okay, tendril is a modification of stem. Stem का modification है जो कि help करता है support करने में. तो फॉर एग्जाम्पल यही एक सपोर्ट है, तो इसके चारों तरफ वो टेंड्रिल अपने आप को कॉइल कर लेगा जिससे कि ये प्लांट अच्छे से लंबा और बड़ा हो जाए. ओके, सो दिस इज द थिग्मोट्रोपिज्म. तो हमने 5 ट्रोपिज्म पढ़ लिए हैं, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म. सो दिस इज द ट्रोपिज्म. नेक्स्ट कम्स टू द नास्टिक मूवमेंट, दैट इज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. मीन बेसिकली कुछ स्टिमुलाई मिलता है प्लांट को और वो उसके अगेंस्ट, उसके तरफ एक्शन की तरफ रिएक्शन शो करती हैं, दे रिएक्ट एंड देन आफ्टर सम टाइम दे विल कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. सो दैट इज द नास्टिक मूवमेंट एंड दिस इज आल्सो नोन एज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट. बहुत सारे टाइप होते हैं, सिस्मोनेस्टी, कीमोनेस्टी एंड फोटोनेस्टी, बट वी विल स्टडी सिस्मोनेस्टी. So Sismo also known as thigmonesty, and the very common example is the Mimosa pudica. Everyone has seen, I think. आप कभी नहीं देखा, you just touched it and then they droop themselves. Okay, so basically how that happens. Okay, Mimosa pudica, it is also known as chui mui or touch me not. Okay, why touch me not we say, because whenever you touch it, they just उनका जो सारा लीफ है वो एक ड्रूप हो जाता है, मतलब सुकुड़ जाता है. ओके, एंड आफ्टर सम टाइम दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप. सो हाउ डज इट हैपन? सो बेसिकली जब कभी आप देख रहे हैं ना इसमें डायग्राम में कि यहाँ पे इस ये फिंगर से टच हुआ तो दे जस्ट ड्रूप डाउन देमसेल्फ, सिकुड़ गए. तो स्टिमुलस कोई सा भी हो सकता है, लाइक टच भी हो सकता है, अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट लाइक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस. हाँ, टच के अलावा भी कभी भी आपके घर में हो तो यू कैन सी whenever the rain is there, after rain also due to the rain drop, okay, उसके ऊपर गिरती है तो then they droop down, shaking हुआ, wind के through हुआ, they have that happens. And how they happen, what make that thing happen? We know that they don't have like any muscles and kind of thing. So basically क्या होता है, जब कभी भी उनको stimuli मिलता है तो suddenly the plant various chemicals like potassium ions रिलीजेस विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, बॉडी मतलब जैसे मैं यहाँ पे एक लीफ का डायग्राम बना देती हूँ उसका. ठीक है, यहाँ पे इनके पास बहुत सेल्स हैं. ओके, तो जैसे ही क्या होता है, कोई स्टिमुलस मिलता है तो यहाँ पे बाहर
क्या रिलीज हो जाता है? पोटेशियम रिलीज हो जाता है। और इस पोटेशियम की क्या खास बात है? रिलीज होने के बाद दे टेक आउट द वाटर फ्रॉम द सेल्स। ओके, मैं ये एक सेल यहाँ बनाती हूँ तो वाटर निकल जाता है। ओके, क्या हो गया यहाँ पे? एक्सोऑस्मोसिस, पानी बाहर निकल गया है। और जब कभी पानी बाहर निकल जाता है किसी सेल से तो वो सेल क्या? सिकुड़ जाती है। ओके, सेल क्या? सिकुड़ जाती है। These chemicals make water and electrolytes diffuse out of the cell and resulting in a loss of cell pressure। तो सेल प्रेशर चला जाता है। तो ये सेल इस कंडीशन में आ जाती है। तो ये सारी लीफ की जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, तो लीफ भी श्रिंक हो जाती है। ओके, और उसके बाद वो थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रहेगी, और if there will be no stimulus then they regain their original shape. Okay, so why this is there? Because of the defense mechanism. This is because of the defense mechanism. ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि कभी कोई इंसेक्ट भी आता है तो वो उसके अंदर ही कैप्चर हो जाता है एंड देन इट गोइंग टू बी डाई। Okay, so this is the seismonestic. These are the plant movements. एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। Which of the following show negative geotrophism? Growth of leaf, growth of pollen tube, growth of stem और growth of root. क्विक सा फटाफट से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। Which of the following show the negative geotrophism? Yes, answer is growth of stem. Okay, good. Next we are doing the phytohormones, plant hormones. I said कि plant are having the hormones and they coordinate with the help of the hormones. Okay, so like human beings, they are also synthesized in very minute quantity. They synthesize in very minute quantity in one part of the plant body and diffuses to the another part. वो another part पे चला जाते हैं, they can diffuse easily so that they can do other physiological processes there. Okay, so plant hormones helps to coordinate growth, development and response to the environment. तो प्लांट हार्मोन्स 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली डिवाइड होते हैं ब्रॉडली, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर में आते हैं हमारा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एंड इनहिबिटर्स में आता है एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। सो हम इन सबको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द ऑक्सिन। ओके, एंड ऑक्सिन वाज द फर्स्ट synthesized, like first discovered hormone, and it was firstly discovered by F.W. Went. First discovered जो हार्मोन है प्लांट का, that is auxin. This is going to be this question also is generally going to be asked in the Olympiads, okay, and NTSC. तो कौन सा हार्मोन फर्स्टली डिस्कवर हुआ था? That is the F.W. Went. It is synthesized by growing tip, like shoot tip हो सकता है and the root tip हो सकता है, from where they migrate to the regions of their action. Role of auxin in phototropism. Yes, phototropism we have read like the movement of the plant part towards the like in the due to the response to the light, that is the phototropism. So basically when we are going to see in the stem, see what happened. I am drawing a condition. This is your sun. This is our sun. ये स्टैम्प पे एक ही डायरेक्शन से रोशनी दे रहा है, ठीक है? They are giving the sunlight from one direction only. So what is happening here? Only all the sunlight is coming. And what is the speciality of auxin? Auxin always moves towards the shady area. Okay, so sunlight is coming from this side, so all the auxin is going to be accumulated other side. I am writing A, like the more accumulation of the auxin this side. So what is happening? Auxin is having the potential to give divide. तो ये auxin क्या करेगा? यहाँ पे growth ज़्यादा करेगा। तो after some time you will observe that your stem is bending. तो बैंड कैसे कर पा रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेम पोजिशन,
तो यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो सारी सनलाइट यहाँ आ रही है, और ऑक्सिन का क्या टेंडेंसी है कि वो शेडी एरिया में चला जाता है ना, जहाँ लाइट नहीं होती, तो यहाँ चला जाएगा, है ना। तो मेरे इस पार्ट में सेल्स ज्यादा बनेंगी ड्यू टू ऑक्सिन, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली यहाँ बल्जिंग हो जाएगा ना, इमेजिन यहाँ पे बल्जिंग हो जाएगा सेल्स का, तो यह धीरे धीरे उसके कारण मुड़ जाएगी। ओके, तो दैट्स व्हाई हाउ द स्टेम पार्ट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। ओके, then your next question on what happened in the ground. So basically if we will do here partition, तो ground में क्या होता है, यहाँ सर पे ही, मतलब like at the top the sun is there, so what is happening, the sun this shoot tip is getting the equal amount of the sun rays, so the distribution of oxygen away from the sun light is also equal at everywhere, so it is going to be upright. It is going to be upright. So that's why the plant bends towards the light. जब कभी भी light एक ही direction से आती है, okay? जब कभी भी light एक ही direction आती है, that is due to oxygen. Okay? So function of oxygen, initiate rooting in stem cutting. कभी भी हम experiment करते हैं. So in our flask, when we take a stem cutting and put in the agar solution, we also put oxygen and cytokinin, the next hormone we are going to study. So this stem cutting, rooting is initiated by the oxygen. Promote flowering. It inhibits falling of fruits and leaf at early stage. Yes, ये बांध के रखता है कि जब तक कि पूरा mature ना हो जाए लीफ और फ्रूट, उसके पहले उसको नहीं गिरने देना है, दैट इज द ऑक्सिन। ओके, बट प्रमोट ऑक्सीजन ऑफ ओल्डर मैच्योर फ्रूट्स मींस जब ओके देन दे आर हैविंग द मैच्योरेशन, दे हैव रीच टू देयर मैक्सिमम ग्रोथ, देन ऑक्सीजन का भी मतलब कि ब्रेक डाउन का भी कौन करता है, ऑक्सिन ही करता है। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपकी ये लीफ है, ये मैच्योर हो गई है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेयर बन जाएगी, सेपरेशन, बेसिकली सेपरेशन हो जाएगा। देन कम्स टू द यूज्ड इन द पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, सीडलेस फ्रूट्स। तो बेसिकली ऑक्सिन सीडलेस फ्रूट्स में मतलब कि आप सिर्फ डायरेक्ट फीमेल पार्ट पे ऑक्सिन का अप्लाई कर दोगे तो वो फ्रूट बना देगा। नेचुरल पार्थेनोकार्पी देखा जाए तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी दिखती है बनाना में, ग्रेप में, but nowadays the fashion is there to eat or consume the seedless fruits. Okay, so पार्थेनोकार्पी किससे कर सकते हैं, ऑक्सिन के स्प्रे से कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली फीमेल फ्लावर से फ्रूट बन जाए। ओके, ये एक्ट करता है एज अ वीडिसाइड, causes apical dominance. Basically what happened in the auxin always promotes the growth of the tip. It always promotes the growth of the tip and it restricts the growth of the lateral branches. Okay, lateral branches. It not support the growth of the lateral branches. So auxin always promote the apical dominance. Promote elongation and growth of stem and roots. These are the functions of the auxin. Next hormone is the gibberellin. It is also known as GA. Okay, it increase in the length of the stem. जैसे कि आप ग्रोथ हार्मोन देखते हैं हमारी बॉडी में, it is released by the pituitary gland. So it same in the case of the plants, gibberellin is helping the increasing the length of the stem. Okay, so it also used when a plant is genetically dwarf. Okay, so I can say here juvenile, they just do the spray of GA, then mature, so the height are going to be increased. Okay, height उनकी increase हो जाती है with the help of the gibberellin hormone. Bolting or elongation of stem in the rosette plants is caused by bolting means elongation, बहुत ज़्यादा लंबा स्टेम बनना, जिब्रेलिन के थ्रू हो जाता है। हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स,
What is dormant seed? A seed which is not able to germinate. Dormancy means not able to germinate. Not able to germinate. ओके सो वो चीज को ब्रेक करना, मतलब डॉर्मेंसी को हटाना कौन करता है? जिबरेलिन करता है. हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन एंड प्रमोट्स फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स इवन अंडर unfavorable condition also. That is done by the gibberellin. Then comes to the cytokinin. Cytokinin promotes cell division. It promotes cell division. It helps in the secondary growth. So basically जब higher classes में जाएंगे then you are going to know that secondary growth मतलब कि secondary xylem, secondary phloem. Whenever you see a big tree, okay, you have seen a big, they are like white trunk, okay, stand, how it happens, how they form. So basically they have the secondary growth, they have the secondary xylem, phloem. So very complex structure is there. So that is promoted by the cytokinin. That is promoted by the cytokinin. Yeah, I said auxin promotes the apical dominance. This cytokinin suppresses it. See, एक ही प्लांट में यदि एक जैसा हार्मोन होगा then they will behave like only one. Okay, so apical dominance भी जरूरी है but lateral branches का grow होना भी जरूरी है. Okay, so if the auxin concentration increases then only the apical dominance will be there. But cytokinin is also there in the plant, so it suppresses apical dominance and then they started doing the lateral growths also. It delay aging or senescence. Okay, वो एजिंग और सेनेसेंस को डिले करता है एंड एक्ट्स इन दी कॉन्जुगेशन विद ऑक्सिन. जब कभी भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये फ्लास्क है, हमने इसमें अगार सोल्यूशन डाला और फिर हमने एक स्टेम की कोई कटिंग डाल दी. ओके, सो हमने क्या देखा, हमने दोनों ही यूज किए, ऑक्सिन भी किया, साइटोकाइनिन के दोनों का रेशियो रखा जिससे कि शूटिंग भी हो एंड रूटिंग भी हो, स्टेम भी फॉर्म करे एंड रूट भी फॉर्म करे. तो दीज थ्री आर द ग्रोथ प्रमोटर व्हाट फाइटोहार्मोन्स. नेक्स्ट इज द ग्रोथ इनहिबिटर. तो एंटागोनिस्टिक मीन्स अपोजिट. एब्सिसिक एसिड जिबरेलिन एंड ऑक्सिन का अपोजिट होता है. इट इंक्रीजेस सी डॉर्मेंसी. इस सी डॉर्मेंसी को बढ़ाता है. Causes senescence, मतलब the process by which a cell loses its ability to divide, grow and function. That is the senescence. तो ये senescence को promote करता है. Stimulation of abscission zone. जैसे कि ये लीफ है हमारी. तो ऑक्सिन तो क्या कर रहा था, जब तक मैच्योरिटी नहीं होती तब तक ग्रोथ उसको, लीफ को या फ्लावर को या फ्रूट को नहीं गिरने दे रहा था. बट एब्सिसिक एसिड प्रमोट, जब कभी भी इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो दे प्रमोट दी सेपरेशन ऑफ द न्यूली लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. हाँ, दिस एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज द stress hormones? That is the ABA, the short form. So what do they do? When at the time of the drought or stress condition, they close the stomata so that the transpiration not occur. So that is, they are known as the stress hormone. Ethylene, this is also a very important hormone. Gaseous natural phytohormone. This is the only gaseous hormone. It promotes fruit ripening. Causes senescence, ये भी senescence cause करता है. ये inhibit करता है stem elongation को and promotes the abscission of plant organs. ये भी same काम करता है कि abscission layer बन जाए जिससे कि कोई भी plant organ जल्दी deteriorate या गिर जाए. Okay, so these are the plant hormones. So we can do the quick one question and it is asked in the KVPY 2011. A ripe mango capped with unripe mangoes causes their ripening. This is due to the release of gaseous plant hormone. So the answer is, अभी पढ़ा है हमने, we just read it. Yes, ethylene. We also see in our house
कभी भी अनराइप थिंग आती है ना, लाइक अनराइप टमाटो हुआ, या फिर we can say mango हुआ, papaya हुआ. So we keep the things with the right thing. Otherwise, we keep it with the in the like we just cover it with the paper also, so that after some time it get ripen. So जो भी fruit होता है ना, उससे gaseous because ethylene is a gaseous hormone, so उससे release होता जाता है. जो भी nearby fruit present होगा, then it's going to be ripen. Okay, so we have done this coordination and plans in details. Whatever query you are having, please ask me in comment section. Thank you.